सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हम पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ग्रह कैसे पीड़ित होते हैं। तो हमने 6 भाग तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम आगे उसके चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 7वां नंबर दिया हुआ है कि डिग्री, जो हर ग्रह की डिग्री है, आपको पता ही है कि हर ग्रह की एक अंश होता है, डिग्री होती है। जब आप कुंडली बनाते हैं तो उसमें हर ग्रह का अंश दिखाई देता है, 1 से 30 तक के बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो उसमें आपको क्या देखना है कि मृत्यु भाग में तो नहीं। मैंने इसमें एक वीडियो दिया हुआ है, ग्रहों के मृत्यु भाग के अंश। तो आपको मान लीजिए सूर्य 5 डिग्री के हैं, तो आप उस चार्ट में जाकर देख लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, कन्या राशि में 15 अंश से बैठे हैं। तो उस चार्ट में देख लीजिए कि कन्या राशि में सूर्य 15 अंश में मृत्यु भाग में तो नहीं होते। उस चार्ट में पूरा क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है ना। हर ग्रह कौन से कितने अंश के साथ मृत्यु भाग में होंगे या नहीं होंगे, उस चार्ट में दिया हुआ है। तो ये आप इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी सी हिडन चीज़ है। इसको लोग जानते नहीं हैं, इसके बारे में तो देखते भी नहीं हैं। ये मैं नहीं सोचता हूँ कि आपको जो है 90% लोग कभी इसका डिस्कशन करेंगे, उनको पता भी नहीं होगा इसके बारे में। लेकिन चूंकि आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको परफेक्शन के साथ सीखिए। ठीक है। तो ये डिटेल इसको आप देखिएगा। उसके बाद 8वां नंबर है युति या योग, या जिसको कंजंक्शन कहते हैं। ये किसके साथ है। अब हम इसमें शुक्र की बात चल रही थी, तो हम क्या लेंगे, देखिए शुक्र यहाँ पर किसके साथ है, सूर्य के साथ है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे सूर्य और शुक्र कैसे हैं, आपस में शत्रु हैं। सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं, तो सूर्य की युति शत्रु के साथ है। तो अभी तक हम अगर हम मोटा मोटा सा हम थोड़ा सा देखें, तो हम देखते हैं कि शुक्र जो है नीच के भी हैं, सूर्य से अस्त भी हैं, और अपने शत्रु के साथ बैठे हैं। ठीक है ना। हालांकि बैठे मित्र की राशि में हैं, फिर भी शत्रु के साथ बैठे हैं, लेकिन शुभ कर्तरी भी है। तो कुछ निगेटिव पॉइंट भी मिल रहे हैं और कुछ हमको पॉजिटिव पॉइंट भी मिल रहे हैं, दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आपको इन्हीं को देखना है कि लास्ट में शुभ कितने मिलते हैं और अशुभ कितने मिलते हैं। उसके हिसाब से आप उसको फाइनल रिजल्ट बताएंगे या फल करेंगे। और ऐसा नहीं कि एक तरफ का चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए ज़्यादा पॉइंट हो गए तो शुभ ही शुभ फल होगा, अशुभ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। शुभ फल भी होंगे, अशुभ भी होंगे। चाहे अशुभ पॉइंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तब भी वो अशुभ देगा, लेकिन कुछ शुभ भी देगा। हो सकता है उसकी परसेंटेज बहुत कम हो, मान लीजिए 100 में 90 फल अशुभ को दे रहा हो, लेकिन 10 तो शुभ देगा। तो कभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि 100% ही अशुभ देगा। भले ही थोड़ा सा दे, रत्ती भर दे, लेकिन शुभ भी देगा कोई भी ग्रह। नेक्स्ट क्या है, नवमांश D9 और संबंधित वर्ग कुंडली में भी देखें। तो साथियों D1, इसको हम D1 मान लेते हैं। ठीक है। इसको हम लग्न कुंडली भी कहते हैं, D1। तो जब आप D1 देखते हैं तो ये आप अपना थंब रूल बनाइए कि D9 में भी उस ग्रह की पोजीशन को अवश्य देखिए। आप कुछ भी देख रहे हैं, XYZ, आप मैरिज का देख रहे हैं, विद्या का देख रहे हैं, नौकरी का देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो आप D9 को अवश्य उस ग्रह की पोजीशन देखेंगे। उदाहरण के तौर पे, मैं यहाँ जगह तो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमको शुक्र, इस D1 में शुक्र हमको नीच के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। 6 नंबर में है, कन्या राशि में हमको नीच के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अगर यही शुक्र हमको D9 में, नवमांश कुंडली में, अपनी 7 तुला राशि में या अपनी वृष राशि में अच्छे भाव में दिखाई देते हैं, मान लीजिए चतुर्थ भाव में दिखाई दें या लग्न में दिखाई दें, तो उनका प्रभाव, जो अशुभता यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको नीच होने से, अस्त होने से, ये उनका प्रभाव बहुत कम रह जाएगा और साथ में इसको नीच भंग भी माना जाएगा।
ये भी एक नीच भंग के जो नियम है, उस नियम में से भी एक नियम है नीच भंग का। ठीक है, तो आपको D9 भी देखना है और संबंधित वर्ग कुंडली। संबंधित वर्ग कुंडली उसमें आप जिस संबंध में आपका प्रश्न है, जातक का प्रश्न है, तो उससे संबंधित जो स्पेशल कुंडली है, मान लीजिए मैरिज की है तो D9 है। ठीक है, भाई बहनों से संबंधित है या कोई किसी और थर्ड भाव से संबंधित है तो वो देशकांड कुंडली है। और आपके सुख से संबंधित है तो D4 कुंडली है। संतान से, विद्या से D7 कुंडली है। विवाह से D9 कुंडली है। ठीक है ना। और ये रोजगार से संबंधित D10 कुंडली है, दशमांश जिसको कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कुंडलियां हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो दिया हुआ है कि कौन सी कुंडली का को कब देखना है, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद 10वें नंबर में आता है षडबल। तो षडबल में आपको, आप जब कुंडली सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो हर एक ग्रह का षडबल दिया हुआ है और उसका नंबर दिया हुआ है कि मतलब ग्रह की क्या पोजीशन है षडबल में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए शुक्र है, तो शुक्र षडबल में पहले नंबर पे हैं, दूसरे पे हैं, छठे पे हैं, कौन से नंबर पे हैं, ये आप उसमें जाके देखेंगे। अगर षडबल अच्छा है तो उसको आप अच्छे में लेंगे, और षडबल में कमज़ोर हैं, मान लीजिए बहुत कम नंबर मिले हुए हैं षडबल में और सीरियल में भी 7वें नंबर पे हैं, तो शुक्र की पोजीशन षडबल में भी खराब है, तो इस प्रकार से उसको लेंगे। नेक्स्ट 11वां नंबर है किसके नक्षत्र में है। नक्षत्र कि आपको देखना है कि हर एक ग्रह किसी न किसी के नक्षत्र में अवश्य होगा। ये भी आपको कुंडली में देखने में पता चल जाएगा। जो आप कंप्यूटर से कुंडली बनाएंगे सॉफ्टवेयर से, तो उसमें हर ग्रह के आगे अंश लिखा होगा और वो किस राशि में बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र के स्वामी कौन से हैं, ये भी उसमें लिखा होगा। तो आप ये भी देखेंगे कि किसके नक्षत्र में है, कि वो शत्रु के नक्षत्र में है या मित्र के नक्षत्र में है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर ये शुक्र जो है अपने मित्र के नक्षत्र में है, लेकिन मित्र की राशि में है, 6 नंबर कन्या राशि में। अब जब आप अंदर जाएंगे नक्षत्र में, तो अगर वहाँ भी मित्र के नक्षत्र में बैठे होंगे तो उनकी थोड़ी अशुभता पे कमी आएगी। और लेकिन अगर वहाँ पर भी वो अपने शत्रु सूर्य के में या मंगल के नक्षत्र में उसमें बैठे होंगे, तो वहाँ पर शुक्र और भी थोड़े से अशुभ कहे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्रह की राशि के स्वामी की स्थिति। अब ग्रह के राशि की स्वामी, ग्रह की यहाँ शुक्र देखिए जिसका हम उदाहरण ले रहे थे, तो शुक्र किसमें बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं 6 नंबर में, है ना। इसके स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। तो बुध के स्वामी की स्थिति क्या है, बुध कहाँ बैठे हैं, बुध 2nd भाव में बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हैं। तो बुध कैसी स्थिति में है, बुध, अब हम बुध कैसी स्थिति में, ये कैसे डिसाइड करेंगे, फिर हम ये सारे पॉइंट्स लगाएंगे, फिर हम बुध की स्थिति भी ये पॉइंट्स लगाएंगे। तो साथियों, ज्योतिष को इतना सरल नहीं है कि आप ये मान के चलें कि मैं महीने 2 महीने में या साल भर में उसको इस तरह से, जैसे आजकल बोलते हैं ना, आपने देखा होगा टीवी में बोलते हैं, अधिकतर लाइव देखते हैं, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं इसमें ये कितना समय लग रहा है। आप अगर सुपरफिशियली बोलेंगे, अगर ऊपर बोलेंगे, सतही तौर पर बोलेंगे, तो कुछ भी बोल दें आप, है ना, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन अगर आप सीरियसली किसी चीज़ को देखते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है। तो अब आपने ग्रह की राशि के स्वामी की स्थिति देखेंगे। अगर ग्रह के स्वामी की राशि की स्थिति भी खराब है, ठीक है ना भाई, आप शुक्र जो है ये बुध के किराएदार मान लीजिए, यूँ समझिए शुक्र बुध के मकान में रह रहे हैं, उसके किराएदार हैं। तो अगर मकान मालिक स्ट्रांग होगा
तो किराएदार सेफ फील करेगा, अच्छा महसूस करेगा। और अगर मकान मालिक की स्थिति खराब होगी, वही परेशान रहेगा, वही कर्जे में दबा होगा, वही उसको शत्रु दबाते होंगे, तो किराएदार बटने चले कैसे प्रसन्न रह सकता है। तो हमको बुद्ध पर भी ये फार्मूले, हालांकि आपको इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट फटाफट जब आपको मेमोरी में आ जाएंगे तो आप देखते ही नीचे की अस्त है ना, ये सब चीज़ें मालूम कर लेंगे। माफ कीजिए। अच्छा, साथ में अगर उसकी पोजीशन अच्छी है बुध की तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बुध की स्थिति खराब है तो शुक्र के लिए, बुध के लिए तो खराब होगा ही होगा, वो जब हम बुध की बारे में बात कर रहे होंगे तो बुध पे एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन फिलहाल जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र की स्थिति और थोड़ी सी खराब होगी। नेक्स्ट में हम आते हैं 13वां नंबर, राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन क्या होता है कि जब दो ग्रह आपस में राशियों का एक्सचेंज कर लेते हैं। किस तरह से, देखिए शुक्र कहाँ है, 6 नंबर में है, और बुध कहाँ है, 7 नंबर में, जो कि शुक्र राशि है, शुक्र की राशि है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है, वो है ना, देखिए शुक्र जो है बुध की राशि में आ गया और बुध शुक्र की राशि में चले गए, दोनों ने अपनी राशियों को परिवर्तित कर लिया है। तो ये कहीं भी हो सकता है ना, किसी दो ग्रह के बीच में। तो राशि परिवर्तन को अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव वे में लिया जाता है, बशर्ते कि जो राशि परिवर्तन करने के जो ग्रह हैं वो खराब भाव के स्वामी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 8वां भाव और 6ठा भाव, 8वां 12वां या 12वां 6ठा, जिनको हम खराब भाव कहते हैं, इनके स्वामी अगर राशि परिवर्तन करेंगे तो तीनों ही खराब भाव, तो वो परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, शुभ इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि राशि परिवर्तन जो हो दो अच्छे भाव के स्वामियों के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो अच्छे भाव के स्वामी हैं, बुध चूंकि लग्नेश हैं, बहुत अच्छा भाव है, त्रिकोण केंद्र त्रिकोण है, और शुक्र भी जो है तृतीय भाव के स्वामी हैं, और इधर भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो धन भाव, कुटुंब का भाव हमारा, तो अच्छे भाव हैं। तो इसमें ये राशि परिवर्तन शुक्र के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। बुध के लिए भी होगा, लेकिन हम अभी शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र के लिए पॉजिटिव होगा। उसके बाद 14वां पॉइंट है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार स्थिति। तो काल पुरुष की कुंडली आपको पता होगी, मेष राशि की जो कुंडली होती है उसी को हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। तो कभी भी किसी ग्रह के लिए हमको उस कुंडली को भी ध्यान में रखते हुए पोजीशन देखनी चाहिए। तो काल पुरुष की कुंडली अगर हम इमेजिन करते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर आएगी काल पहले में, और यहाँ पर दूसरा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये काल पुरुष की कुंडली होती, मेष लग्न की कुंडली होती अर्थात, तो यहाँ पर शुक्र कौन सी राशि में होते, 1 नंबर की राशि में होते, मेष में होते, है ना। तो मेष राशि क्या है, मंगल, जिसके स्वामी मंगल हैं। तो शुक्र और मंगल आपस में शत्रु हैं, तो उस पोजीशन में भी शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं होती है। तो इसको भी थोड़ा सा हम अपने ध्यान में रख के चलेंगे। 15वां पॉइंट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ग्रह है जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं वह ग्रह मारक, प्रबल मारक या वेधक तो नहीं है। मैंने शायद इसमें वीडियो बनाया, नहीं बनाया तो मैं बना दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं मोटे तौर पे बताना चाहूँगा कि किसी भी कुंडली में जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, और जो 6 और 8 भाव के स्वामी होते हैं वो 6, 8, 12 द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी मारक कहे जाते हैं, ठीक है ना। और प्रबल मारक कौन होते हैं, जो कि 2 भाव के मारक होंगे, या और जो क्राइटेरिया, आप उसको वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताना अभी संभव नहीं होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और विषय से भी हम हट जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि ग्रह मारक है या प्रबल मारक है और वेधक है,
वेदक, है ना, वेद वाला, वेद करने वाला तो नहीं है। तो वेद करने वाला कब होता है? जो चर राशि है। अब वही है ना कि चर राशि देखिए कौन कौन सी होती है, 1, 4, 7, 10, ये होती हैं चर राशियाँ। और 2, 5, 8, 11 होती हैं स्थिर राशियाँ। और 3, 6, 9, 12 ये होती हैं द्विस्वभाव राशियाँ। ठीक है। तो अगर आपका चर राशि का लग्न है, अगर आपका चर राशि का लग्न है तो आपका 11th हाउस ये आपका वेधक बनेगा। ठीक है ना। 11th हाउस वेधक बनेगा मतलब कि इस ग्रह में जो, इस भाव में जो राशि है, इस भाव में कौन सी राशि है? कैंसर, कर्क राशि है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो क्या होगा कि चंद्रमा इस लग्न के, अगर यहाँ पर चर राशि है, इन राशियों में से कोई है 1, 4, 7, 10, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे डालेंगे तो ये नहीं है, यहाँ पे 4 राशि नहीं आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब हम एक नंबर लेंगे तो यहाँ पर कौन सी आएगी? 11 आएगी। 4 लेंगे तो दूसरी आएगी, 4 लेंगे तो दूसरी आएगी, 2 नंबर की 2, 3, 4, है ना। तो आप इस 4 से कंफ्यूज मत होइए, आप भाव को ध्यान रखिए कि 11th हाउस, 11th हाउस में जो राशि होगी और जो ग्रह होगा वो इस उस पर्टिकुलर लगने के लिए वेदक होगा। इसी प्रकार स्थिर राशियों में अगर कोई लग्न होता है तो उसका ये 9th हाउस, यहाँ पर जो राशि होगी और जो ग्रह होगा वो उसका वेदक माना जाएगा। ठीक है ना। वेदक या बाधक भी बोल सकते हैं उसको, है ना, उसको बाधक भी बोल सकते हैं। और जो द्विस्वभाव राशियाँ 3, 6, 9, 12 में से जो होंगी, यहाँ पर लग्न, इनका लग्न होगा तो ये 7वां भाव, इसमें जो राशि और ग्रह होगा वो बाधक या वेदक होगा। तो उसके अनुसार भी आप ग्रह की पोजीशन, उस ग्रह को पीड़ित या मतलब पीड़ित है या नहीं है, यहाँ से भी देखेंगे। तो ये सब इतने, ये सब पॉइंट्स हैं, इनको आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसकी शुरू में आपको लगेगा अरे यार कि 15 पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, हम कैसे करेंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मिनटों के अंदर इनको देख लेंगे। लेकिन इनका ये आवश्यक बहुत है, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगी तब तक आप ज्योतिष में सीधे जंप ले करके अगर आप सोचेंगे हम कुंडली देखना शुरू कर दें लोगों की, तो ये संभव नहीं है ना। और अगर आप करते हैं तो ये बहुत गलत भी होगा और आप गलत प्रिडिक्शन करेंगे, और ये उनके लिए तो बुरा ही होगा जिनकी आप कुंडली देख रहे हैं, क्योंकि वो आपको भरोसा करेंगे और आपके लिए भी, आप भी पाप के भागी होंगे, है ना। आप पर भी बहुत बड़ा दोष लगेगा। ये ध्यान रखिएगा कि कभी बगैर जानकारी के किसी की कुंडली को देखने की कोशिश ना करें। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना हो, जब तक आप जस्टिफाई ना हो, आप जस्टिफिकेशन ना दे सके किसी चीज़ का, कि आप कह रहे हैं कि साहब शनि आपके लिए अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है तो क्यों है, आपके पीछे आपको उसकी रीजनिंग होनी चाहिए, पता ना। मान लीजिए सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी एस्ट्रोलॉजर है, तो आप वो पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो जो भी आप जस्टिफिकेशन दें, उसका आंसर दें, सही होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जितना बता पाया हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और एक मैं एपिसोड इस ढंग का बना लूँगा कि सारे कमेंट्स जो आप लोगों के डाउट्स हैं उसमें सिर्फ डाउट्स को ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखते रहिएगा, और आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप